हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसमें आपने काफ़ी सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। हमारा लास्ट टॉपिक रह जाता है जिसमें हम म्यूटेशन की बात करेंगे। म्यूटेशन से पहले आपने पढ़ा है यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर एंड लिंकेज, जिसमें आपके पास क्या आए हैं, दो रिजल्ट आए हैं, जिसमें आपने पैरेंटल कॉम्बिनेशन को देखा और न्यू कॉम्बिनेशन या रिकॉम्बिनेशन को आपने देखा। इस प्रकार की इमेज आपके पास आई है। हमने ये पोर्शन भी सॉल्व किया है, ये पोर्शन भी सॉल्व किया है। चलिए, क्या बात हमने की थी? हमने कहा था अगर हम इस वाले केस में देखें तो यहाँ पर हमने दो कैरेक्टर लिए थे, जिसमें हमने विंग का साइज लिया था पहला, ठीक है, जिसमें लार्ज और मिनिएचर आते हैं। दूसरा आई कलर लिया था जिसमें रेड और व्हाइट आते हैं। रेड आई डोमिनेंट है, व्हाइट आई रिसेसिव है। वैसे ही आपने का लार्ज जो विंग्स हैं वो यहाँ पर डोमिनेंट है, और जो स्मॉल विंग है या मिनिएचर विंग है वो रेसेसिव होंगे। अब आपको यहाँ पर प्लस से जो साइन है वो आपको डोमिनेंट को बता रहा है, जो विदाउट प्लस है वो आपको रेसेसिव बता रहे हैं। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि मेल जो है वो डोमिनेंट टाइप का है, जिसे यहाँ पर हम वाइल्ड टाइप कहते हैं, और जो फीमेल है वो रेसेसिव है। अब जब यहाँ पर क्या हुआ, जब यहाँ पर क्रॉस करवाए गए तो ये F1 जनरेशन में हमें इस प्रकार के क्या मिले हैं, यहाँ पर कैरेक्टर मिले हैं, जिसमें हमने कहा फीमेल तो यहाँ पर डोमिनेंट हो जाती है, मेल यहाँ पर रेसेसिव आते हैं। कुछ यहाँ पर हमने कहा था, ठीक है, ये पेरेंट है। जब इनका क्रॉस कराए तो F1 जनरेशन में आपको क्या मिले, ये आपको क्या मिली, F1 जनरेशन मिली, ठीक है। F1 जनरेशन जब मिली तो हमने कहा कि या तो गैमेट नॉर्मल बने। अब गैमेट नॉर्मल अगर आप बनाएंगे, इनके अगर नॉर्मल गैमेट हम बनाएंगे, इससे अगर नॉर्मल गैमेट आप बनाएंगे तो कैसे गैमेट बनेंगे, एज इट इज ये अलग गैमेट में चला जाएगा, ये अलग गैमेट में जाएगा, ठीक है। फिर इसके अलावा हमने कहा कि यहाँ पर ये मेन था, इसका और इसका क्रॉस हुआ। अगर हम इसकी और इसकी बात कर रहे हैं तो हमने कहा कि यहाँ पर नॉर्मल गैमेट बनेगी, कि ये अलग गैमेट में गया, ये अलग गैमेट में चला गया। लेकिन हमने कहा जो फीमेल थी, क्योंकि फीमेल में ही क्रॉसिंग ओवर हो सकता था, जीन्स की अदला बदली फीमेल में होगी। क्यों? क्योंकि मेल में तो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पे यहाँ पर क्या है, जीन्स पाए जा रहे हैं, वाई पे नहीं पाए जाएंगे। तो आपने कहा क्योंकि यहाँ पर दोनों क्रोमोसोम में जीन्स पाए जा रहे हैं और दोनों कैसे हैं, होमोलोगस हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि यहाँ पर क्या होगा, दोनों में क्या होगी, यहाँ पर ये अपने जो जीन है उनके अदला बदली कर देंगे, ये वाला पोर्शन यहाँ आ जाएगा और ये वाला पोर्शन यहाँ आ जाएगा। कुछ इस प्रकार की स्थिति हमें दिखती है, जिसे क्रॉस ओवर के नाम से हम जानते हैं। हमने कहा अगर ये वाली सिचुएशन आई तो इस प्रकार से गैमीट बनेंगे। देखिए यहाँ पर तो गैमीट सेम बनेंगे, यहाँ पर कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई है, कोई चेंजेस नहीं आए हैं, इसके गैमेट ऐसे ही बनेंगे एज इट इज। लेकिन इसके गैमेट दो तरीके के बन सकते हैं, या तो इसके गैमेट कैसे बनेंगे, इस प्रकार से, ठीक है, जिसमें हमने बोला ये है W प्लस, ये है M प्लस, ये है W और ये है M, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, या तो गैमेट ऐसे बनेंगे, अगर गैमेट ऐसे बने, फीमेल के गैमेट में ही चेंजेस आएंगे। अगर गैमेट ऐसे बने तो इन दोनों का क्रॉस होगा, इन दोनों गैमेट से, और आपके पास जो रिजल्ट आएगा, वो ये वाला रिजल्ट आएगा, जिसे हम पैरेंटल टाइप कह रहे हैं, जिसकी जो होने की जो पॉसिबिलिटी या होने के जो चांसेस है वो 62.8% है। ये है पैरेंटल कॉम्बिनेशन। अगर हमने कहा गैमेट ऐसे ना बनकर के अगर ऐसी सिचुएशन आ गई, तो जब यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा तो इस प्रकार के गैमेट बनते हैं, जिससे आप देख रहे हैं कि जीन्स की अदला बदली हो गई है। जब जीन्स की अदला बदली हुई तो आपके पास इस प्रकार के क्या है, ऑफस्प्रिंग है। अब अगर मैं आपसे कहूँ दोनों प्रकार के ऑफस्प्रिंग आप लिखिए, अगर मैं कहूँ कि दोनों प्रकार के ऑफस्प्रिंग आप लिखिए तो आप कैसे बनाएंगे? यहाँ पर सबसे पहले तो आपने क्या कहा, ठीक है, यही हमारे पास F1 जनरेशन थी। सबसे पहले F1 जनरेशन को आप बना लेंगे, ये हमारे पास F1 जनरेशन थी, ठीक है। अब हम लिख लेंगे, आपने कहा ये है W प्लस M प्लस, और ये होगा W और ये होगा M। अब मेल में हमने क्या देखा, मेल में W और M आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये क्या होगा, रेसेसिव होगा, W M। अगर हम नॉर्मल कंडीशन की बात करें,
तो नॉर्मल कंडीशन में जो ऑफस्प्रिंग हमारे पास आएंगे वो कुछ, अब देखिए मैंने आपको पहले भी कहा है कि गैमेट आप लोग बना लेंगे, गैमेट में ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये सेपरेट हो जाएंगे, ये एक गैमेट में जाएगा, ये दूसरे गैमेट में जाएगा, ये क्रोमोसोम एक गैमेट में गया, ये दूसरे गैमेट में चला जाएगा, गैमेट का फॉर्मेशन आप लोग कर लेंगे। हम सीधे क्रॉस यहाँ पर करते हैं जिसमें F2 जनरेशन आपके पास आती है, जिसमें हम इस प्रकार से कुछ हमें गैमेटिक संतति मिली है, जिसमें आपने कहा स्मॉल w स्मॉल m स्मॉल m। जैसे कि यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक है, ये फीमेल है, आपने कहा स्मॉल w स्मॉल m, एक आपको फीमेल इस प्रकार से मिलेगी। दूसरी जो फीमेल हमें मिली है वो कुछ इस प्रकार से मिलेगी, जिसमें आपने कहा स्मॉल w प्लस स्मॉल m प्लस। दूसरी फीमेल कैसी आई है, आपने कहा दूसरी फीमेल आई है डोमिनेंट टाइप की, जिसे आप यहाँ पर देखेंगे W प्लस W M प्लस M, ठीक है। अब मेल की बात करते हैं, यहाँ पर क्या बनेंगे, मेल ऑफस्प्रिंग हमारे पास आएंगे, जिसमें आप क्या देखेंगे, इस प्रकार से देखेंगे, अगर इसका क्रॉस इसके साथ हुआ तो आपने कहा, जिसमें आपने कहा W और M आया, और अगर इसका क्रॉस इसके साथ हुआ तो आपने कहा जिसमें W प्लस M प्लस, ठीक है। ये तो हमने कहा कि तब हमारे पास रिजल्ट आता है जब किसी भी प्रकार की क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई है, ये हमारे पास सबके रिजल्ट आते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुई तब हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग आएंगे, अब आपको करना क्या है, अब आपको यहाँ पर इनके जो फीचर्स हैं वो लिख लेने हैं कि इसमें क्या फीचर आए हैं, इसमें क्या फीचर आए हैं, या इसमें क्या फीचर आए हैं, इस प्रकार से आपको लिख लेने हैं, ठीक है। चलिए, अब हमने कहा कि यहाँ पर अगर क्रॉसिंग ओवर हो गई तो क्या रिजल्ट आया होगा, जैसे कि क्रॉसिंग ओवर कैसे हुई, हमारे पास जो फीमेल क्रोमोसोम थे वो इस प्रकार थे, और मेल क्रोमोसोम में क्योंकि हमने कहा एक ही एक्स क्रोमोसोम पे क्या पाए जा रहे हैं, जीन्स पाए जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, ठीक है। ये फीमेल है, यहाँ पर आपने क्या कहा W प्लस M प्लस। अब इनमें क्रॉसिंग ओवर जब हुई तो कैसी सिचुएशन आई, आपने कहा यहाँ पर अभी गैमेट नहीं बने हैं बल्कि इनमें क्रॉसिंग ओवर हो गई है, कैसे हुई, कुछ इस प्रकार से। अब आपने कहा ये क्या है, W प्लस है और ये M प्लस है, ये W है और ये M है। आपके पास कैसे यहाँ पर गैमेट बने हैं, इस प्रकार के गैमेट बने हैं, जिसमें आपने क्या कहा, इसका पोर्शन यहाँ पर आ गया है और इसका पोर्शन यहाँ पर आ गया है, तो कैसे लिखेंगे हम इसे, हमने कहा ये है W प्लस W, ये है M प्लस। अब इसका क्रॉस किससे होगा, सेम इससे होगा, जिसमें आपने W M लिखा है, ठीक है। ये सारी चीजें हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं, बस आपको दोनों का कंपैरिजन आप बताया जा रहा है कि रिकॉम्बिनेशन में किस प्रकार की संतति आई है और यहाँ पर पेरेंटल टाइप में किस प्रकार की संतति आई है, जिससे कि आप क्या कर सके, यहाँ पर रिलेट कर सके चीजों को। आप क्रॉस करवा दीजिए, आपने कहा इसका क्रॉस अगर इससे होता है तो आपके पास क्या है, W प्लस M W M, पहली संतति आ गई है। दूसरा हमने क्या बोला, अगर इसका क्रॉस इसके साथ होता है तो क्या बनेगा, मेल, जिसमें आपने कहा W प्लस है और M है प्रकार से, ठीक है। तीसरी जो हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा, अगर इसका क्रॉस इसके साथ हुआ तो हमारे पास क्या कैरेक्टर आया, आपने कहा यह है W M प्लस M, ठीक है। और अगर इसका क्रॉस इसके साथ होता है तो क्या हमारे पास आया इस प्रकार से, जिसमें आपने कहा W M प्लस। अब आपके पास
दोनों सिचुएशन आ गई है। दोनों कौन सी सिचुएशन हमारे पास आई है? ये वाली सिचुएशन भी हमारे पास आ गई है, ये वाली भी हमारे पास आई है। सबसे पहले पेरेंटल टाइप में आप देखेंगे, पेरेंटल टाइप में कुछ इसी प्रकार का है। हमने कहा W प्लस M प्लस हमारे पास आए हैं, ठीक है, जिसमें आपने क्या कहा यहाँ पर पेरेंटल टाइप में देखेंगे, जिसमें हमने कहा W प्लस M प्लस। डोमिनेंट टाइप का आपको क्या मिला है? मेल मिला है पहली, ठीक है। दूसरी जो संतति आपके पास आई है WM, ये क्या है? रेसेसिव मेल है। तो रेसेसिव मेल हमारे पास कौन सा आया है? ये वाला रेसेसिव। ये डोमिनेंट मेल आ गया है, ये रेसेसिव मेल आ गया है। सेम फीमेल में भी क्या होगा? अप्लाई होगा। तो आप लोगों को यही बताया जा रहा है कि आपने कहा सबसे पहले W प्लस M प्लस है, ये क्या है? डोमिनेंट फीमेल होगी, और ये WWMM आपके पास रेसेसिव फीमेल है। अब ध्यान दीजिए, सिर्फ W और M बोला जा रहा है, तो W प्लस और M प्लस बोला जा रहा है, तो इसका मतलब आप समझेंगे, W का मतलब है व्हाइट आई और M का मतलब है मिनिएचर विंग। W प्लस का मतलब है रेड आई और M प्लस का मतलब है लार्ज विंग। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि हमने कई बार क्रॉस कर लिया है, ठीक है। पेरेंटल टाइप में सेम आपके पास आ गए हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे रिकॉम्बिनेशन में, आपने कहा W प्लस M। मेल में आपको क्या देखना है? W प्लस M आपको कहाँ मिला? मेल में W प्लस M मिला आपको, ठीक है। लेकिन जो मेल हमारे पास आया है उसमें हमने क्या देखा? WM प्लस। तो जो दूसरा मेल आपके पास आया WM प्लस आया। आप फीमेल को देखिए, आपने कहा फीमेल में W प्लस M आपके पास आया है, फीमेल में W प्लस M आपके पास आ गया है। नेक्स्ट आपने कहा WM प्लस, ये आपके पास WM प्लस है, ठीक है। अब आप कैरेक्टर लिखिए नीचे से, जैसे कि कैसे लिखेंगे? जैसे कि यह है पेरेंटल कॉम्बिनेशन, आपने कहा इसमें क्या होगा? व्हाइट आई के साथ मिनिएचर विंग आएंगे, इसमें क्या होगा? रेड आई के साथ लार्ज विंग आएंगे, व्हाइट आई के साथ मिनिएचर विंग आएंगे, एंड लार्ज विंग के साथ या रेड आई के साथ लार्ज विंग आएंगे, ठीक है। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है? W प्लस M प्लस साथ है, W और M साथ है। यहाँ पर आपको क्या मिला? रेड आई के साथ मिनिएचर विंग है, सेम रेड आई के साथ क्या है? मिनिएचर विंग है। व्हाइट आई के साथ क्या है? लार्ज विंग है, और सेम यहाँ पर व्हाइट आई के साथ लार्ज विंग है। हमने कहा इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो 60 क्या परसेंटेज आपको बताया था? 62.8% है। 62.8% इसके चांसेस हैं, एंड 37.2% चांसेस किसके हैं? इसके हैं। अभी भी ज्यादा पॉसिबिलिटी किसकी है? यहाँ पर लिंकेज की पॉसिबिलिटी यहाँ पर क्या है? ज्यादा है रिकॉम्बिनेशन के कंपैरिजन में। लेकिन अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें, तो मैंने कहा कि दोनों जो क्रोमोसोम है, दोनों दोनों जीन पेयर जो क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं, इनके कंपैरिजन में ये क्या है? एक दूसरे से दूर हैं। ये जो दो जीन पेयर्स हैं वो क्या है? आपस में क्लोज हैं, और इनके कंपैरिजन में ये जो दो जीन पेयर थे ये एक दूसरे से कैसे थे? थोड़ा दूर थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन का जो परसेंटेज था वो 1.3% था, यहाँ पर हमने 37.2% तक आप देख रहे हैं। इट मीन्स यहाँ पर क्रोमोसोम क्या है? जो क्रोमोसोम पे जो जीन पेयर है वो क्या है? एक दूसरे से दूर दूर है। तो इतनी बात अगर क्लियर हो गई होगी तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें आती है कि यहाँ पर हमें समझ नहीं आता है क्रॉसिंग ओवर होने के बाद क्या क्या यहाँ पर आपके पास संतति बनी है, ये आप लोग एक बार देख लेंगे। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसमें हम म्यूटेशन की बात करेंगे। म्यूटेशन क्या होता है? चलिए अब म्यूटेशन पढ़ लेते हैं कि म्यूटेशन क्या होता है। हमने बोला था डीएनए सीक्वेंस इज स्पेसिफिक। देखिए म्यूटेशन का मतलब क्या? सिंपल सा अगर आपको म्यूटेशन समझना है तो इतना समझिए, म्यूटेशन आपके जेनेटिक मटेरियल में कोई भी किसी भी प्रकार का चेंज हो रहा है, जो वहाँ पर बेस पेयर्स होते हैं उनके सीक्वेंस, उनके नंबर में कोई भी चेंज हो रहा है, ठीक है। उनका सीक्वेंस अगर बदल रहा है, उनका नंबर अगर बदल रहा है, उनकी पोजीशन अगर बदल रही है, तो आपने कहा इसमें जो भी चेंजेस आते हैं उसे आप कहते हैं म्यूटेशन। क्योंकि अगर यहाँ पर सीक्वेंस बदला तो आपने कहा कि उसी प्रकार का आरएनए और उसी प्रकार की प्रोटीन बनेगी और उसी प्रकार का कैरेक्टर बनेगा। तो सीक्वेंस बदला तो प्रोटीन बदलेगी, प्रोटीन बदली तो आपने कहा कैरेक्टर यहाँ पर चेंज होता है। तो पढ़ लेते हैं म्यूटेशन क्या होता है। द डीएनए सीक्वेंस इज स्पेसिफिक टू ईच ऑर्गेनिज्म। इट कैन sometimes undergo a change in its base pair sequence. It is termed as a mutation. A mutation may lead to changes in a protein translated by the DNA. Usually, the cells can recognize any damage caused by mutation and repair it before it become permanent. क्या होता है म्यूटेशन, या जिसे हम उत्परिवर्तन भी कहते हैं? क्या होता है ये? डीएनए अनुक्रम प्रत्येक जीव के लिए विशिष्ट। आपने कहा डीएनए की जो सीक्वेंसिंग होती है, डीएनए में जो जीन्स हैं, जीन्स या डीएनए के जो बेस पेयर्स हैं, ठीक है, जो आप नाइट्रोजनस बेस जिसे आप पढ़ते हैं,
आपने कहा उनका जो बेस है, जैसे प्यूरिन से पिरिमिडिन क्या होता है, कनेक्टेड होता है, तो प्यूरिन और पिरिमिडिन आपके पास अलग अलग प्रकार के आते हैं। इसमें आप बात करते हैं एडेनिन की, थायमिन की, ग्वानिन की, साइटोसिन की, तो आपके पास अलग अलग प्रकार के क्या आते हैं, यहाँ पर बेस पेयर आते हैं। किस बेस पेयर से कौन यहाँ पर क्या हुआ है, कनेक्ट हुआ है, इस ये निर्भर करता है किस पर, आपने कहा डीएनए की सीक्वेंसिंग पर। हर एक व्यक्ति में जो डीएनए का अनुक्रम है, ये इन बेस पेयर की सीक्वेंसिंग है वो विशिष्ट होती है। ये कभी कभी इसके बेस जोड़े अनुक्रम में परिवर्तन से गुजर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि इनके बेस पेयर में क्या आ जा रहे हैं, चेंजेस आ जा रहे हैं। हो सकता है कि क्या हो, इनके नंबर में चेंजेस आ गए, इनके नंबर में क्या हो गया, एडिशन हो गया, डिलीशन हो गया, यानी कि हमने कहा जो बेस पेयर है उनका नंबर या तो कम हो गया है या अधिक हो गया है, या फिर हमने कहा इनके सीक्वेंस में कोई चेंज आ गया है, ठीक है, आगे पीछे हो गए हैं, या हमने कहा इनके पोजीशन में कोई चेंजेस आ गया है। तो इस प्रकार के यहाँ पे चेंजेस आ सकते हैं। इसे उत्परिवर्तन कहा जाता है, इसे म्यूटेशन कहा जाता है। उत्परिवर्तन से डीएनए द्वारा अनुवादित प्रोटीन में परिवर्तन हो सकता है। ऑब्वियस सी बात है कि जब बेस पेयर चेंज हो रहे हैं तो उनसे बनने वाली प्रोटीन में भी क्या होगा, चेंज आएगा। आमतौर पर कोशिकाएं उत्परिवर्तन के कारण होने वाली किसी भी क्षति को पहचान सकती हैं और स्थायी होने से पहले उनकी मरम्मत कर सकती है। तो नॉर्मली कोई छोटे मोटे म्यूटेशन अगर हो रहे हैं, हमारी सेल रिकॉग्नाइज करेगी और उसे करेक्ट करती है, इससे पहले कि वो परमानेंट हो जाए और वहाँ पर कोई जो नया कैरेक्टर है या जो नई, जो हो सकता है कि म्यूटेशन से कोई जो डिजीज है वो इवॉल्व हो रही हो, तो वो वहाँ पर ना हो। ठीक है, म्यूटेशन को आप लोग समझ चुके हैं। म्यूटेशन अलग अलग प्रकार का होता है, ठीक है, म्यूटेशन के अलग अलग टाइप होते हैं। ये बस इतना बताया गया है कि म्यूटेशन किस प्रकार से, पॉइंट म्यूटेशन है, ठीक है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन है और कॉपी नंबर वेरिएशन है। जैसे पॉइंट म्यूटेशन में आप क्या क्या देखते हैं, आपने कहा सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट आप समझते हैं, चेंज हो जाता है, एक दूसरे के बदले वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। जैसे कि अभी आपने क्रॉसिंग ओवर में देखा था कि क्या हुआ था, इसके जो जीन है, इसका जो जीन है वो इस पे चला गया था, इसका जीन इस पे चला गया था, ठीक है, उसे हम म्यूटेशन नहीं कहेंगे, हम बेस पेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड हमने कहा इंसर्शन, एक एक्स्ट्रा जो नाइट्रोजनस बेस है वो ऐड हो रहे हैं, या फिर हमने कहा डिलीशन कि जो नाइट्रोजनस बेस है वो कम हो गए, डिलीट हो गए हैं, ठीक है। वही हमने क्रोमोसोमल म्यूटेशन में कहा, इन्वर्जन होता है, डिलीशन होता है, डुप्लीकेशन होता है, ट्रांसलोकेशन होता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं, ये आपको अच्छे से घर से क्या करने हैं, पढ़ करके आना है कि सब्स्टिट्यूशन अगर हो रहा है तो क्या क्या चीजें हो रही हैं, ठीक है, इंसर्शन हो रहा है तो क्या चीजें हो रही हैं। इससे पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं म्यूटेशन के क्या रीजन हो सकते हैं। आपने कहा म्यूटेशन के सारे रीजन हो सकते हैं, बायोलॉजिकल रीजन हो सकते हैं, ठीक है, केमिकल रीजन हो सकते हैं, फिजिकल रीजन भी हो सकते हैं। फिजिकल में क्या होता है, जैसे यूवी रेज होती हैं, उससे भी म्यूटेशन हो सकता है। जैसे कि केमिकल जो रीजन होते हैं उसमें क्या होता है कि जो भी आप क्या करते हैं, जैसे कोई तंबाकू कंज्यूम करता है, ठीक है, तो उस तंबाकू में क्या होता है, केमिकल होता है, और वो भी क्या कर सकते हैं, म्यूटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो आप समझ रहे कि अगर किसी केमिकल से म्यूटेशन हो रहा है हमारे लिए वो हार्मफुल है। बायोलॉजिकल में आप क्या देखते हैं कि आपने कहा बायोलॉजिकली क्या होता है, हो सकता है म्यूटेशन वहां पर हो रहा होगा। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन को अगर आप पढ़ेंगे, आपने कहा क्या होता है, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, जब रेप्लिकेशन हो रही होती है तो उसके दौरान क्या होता है, वन बेस इज इंसर्टेड इनकरेक्टली, कोई एक बेस होता है जो वो इनकरेक्टली क्या हो जाता है, वहां पर इंसर्ट हो जाता है, रिप्लेसिंग द पेयर एट अ एप्रोप्रिएट लोकेशन ऑन द कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड। क्या होता है, जब यहाँ पर क्या होता है, रेप्लिकेशन की प्रोसेस चलती है, जो इनकरेक्ट बेस होता है वो वहां पर जो करेक्ट बेस होगा उसकी जगह ले लेता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है उसे, ठीक है, इस कंडीशन को सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। और अगर ऐसी कंडीशन आती है तो प्रॉब्लम क्या होती है, सिकल सेल एनीमिया होती है, ठीक है। चलिए, इंसर्शन अगर होगा तो क्या होगा, आप समझते हैं डेफिनेशन को, इन रेप्लिकेटिंग डीएनए वन और मोर एडिशनल न्यूक्लियोटाइड्स आर एडेड फ्रीक्वेंटली कॉजिंग अ फ्रेमशिफ्ट। अब आपने बोला कि यहाँ पर जो नाइट्रोजनस बेस है, जो नॉर्मल जितनी आपको नाइट्रोजनस बेस चाहिए उनके अलावा कोई और इंसर्ट हो जाता है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया की कंडीशन आती है। तीसरा आपने कहा डिलीट अगर हो जाता है तो हमारे पास क्या आता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस आता है, जिसमें आपने कहा ड्यूरिंग रेप्लिकेशन वन और मोर न्यूक्लियोटाइड्स में बी स्किप्ड और रिमूव्ड व्हिच यूजुअली कॉज्ड अ फ्रेम शिफ्ट, ठीक है। शब्दों, अब आपको समझने के, जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाते हैं अब आपको शब्दों को समझना है कि शब्द आपको क्या बता रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब आप लोग समझते हैं, ठीक है, इंसर्शन का यानी इंसर्ट करना, डिलीशन यानी कि डिलीट करना। अब इन्वर्जन क्या होता है, इसे आप देख लीजिए, आपने कहा द फ्लिपिंग एंड अ रेनस्टार्टिंग ऑफ अ सिंगल क्रोमोसोमल रीजन, इसमें क्या होता है, यहाँ पर कैविजी सिंड्रोम होता है, ठीक है,
डिलीशन में सेम आपने वही बोला, व्हेन अ क्रोमोसोम सेगमेंट। अच्छा ध्यान दीजिए, पॉइंट म्यूटेशन में नाइट्रोजनस बेसिस की बात हो रही है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन में क्रोमोसोम की बात हो रही है कि क्रोमोसोम में चेंजेस आ रहे हैं। यहाँ पर आपने नाइट्रोजनस जो बेस पेयर थे उनमें चेंज आप देख रहे थे, क्रोमोसोमल में क्रोमोसोम में चेंजेस आ रहे हैं। तो आपने कहा डिलीशन में क्या हुआ, व्हेन अ क्रोमोसोम सेगमेंट इज लॉस्ट, जब क्रोमोसोम का एक सेगमेंट एक पार्ट लॉस्ट हो जाता है, ऑल द जीन्स इन दैट सेगमेंट आर आल्सो गॉन। अब हुआ क्या, देखिए सिंपल सी बात है, इतना हम समझते हैं कि एक क्रोमोसोम था और आपने कहा इसका जो एक पार्ट है वो लॉस्ट हो गया है, अब आपके पास सिर्फ इतना सेगमेंट बचा है। तो जितने भी क्रोमोसोम इस सेगमेंट में रहे होंगे, जितने भी जीन, ठीक है क्रोमोसोम तो ये पूरा होगा, जितने भी जीन इस सेगमेंट में रहे होंगे वो भी लॉस्ट हो जाएंगे। इट मीन्स कि सारे अगर जीन लॉस्ट हो गए हैं तो उन जीन से बनने वाली जो प्रोटीन है वो अब नहीं बनेगी। इट मीन्स कि उस प्रोटीन, वो जो प्रोटीन जिन कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है अब वो आपको नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो यही आपको डिलीशन में बता रखा है कौन सा सिंड्रोम होता है, सिंड्रोम आप चेक करते रहेंगे। तीसरा हमने कहा डुप्लीकेशन। अब डुप्लीकेशन में क्या होता है, अ क्रोमोसोम सेगमेंट इज रिपीटेड, अगर क्रोमोसोम के सेगमेंट ने खुद को रिपीट कर दिया, इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ जीन्स इन दैट एरिया, अगर वहां पर जो क्रोमोसोम है, नॉर्मल जो क्रोमोसोम है, फॉर एग्जांपल ये एक नॉर्मल क्रोमोसोम है, अब इसने अपना एरिया और ज्यादा यहाँ पे इंक्रीज कर दिया है, उसने क्या कर दिया है, एक्स्ट्रा जो जीन है वहां पर ऐड करके एक्स्ट्रा क्रोमोसोम वहां पर आ गया है, पूरा क्रोमोसोम नहीं आया है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम का सेगमेंट, सेगमेंट की बात हो रही है। इस केस में क्या होता है, कैंसर के चांसेस हो सकते हैं। क्लियर है इतनी बातें, क्रोमोसोम की बातें चल रही है। नेक्स्ट हमने कहा ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में क्या होगा, सेक्शन ऑफ वन क्रोमोसोम इज इन प्रॉपरेटली ज्वाइंट टू अनदर क्रोमोसोम। आपने कहा कि यहाँ पर जो एक क्रोमोसोम है वो दूसरे क्रोमोसोम से क्या हो जाता है, ज्वाइंट कर जाता है, क्या होता है ऐसी कंडीशन में, ल्यूकेमिया। ठीक है, ये तो हमने बात की किसकी, क्रोमोसोम की। अब है कॉपी नंबर वेरिएशन, जिसमें आपने कहा जीन एम्प्लीफिकेशन, इसमें क्या आता है, एन इंक्रीज इज मेड इन द टेन कॉपीज ऑफ लोकस, इससे क्या होता है, ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस होते हैं। एक्सपेंडिंग ट्राइन्यूक्लियोइड रिपीट, आपने कहा देयर आर मोर रिपीटेटिंग ट्राइन्यूक्लियोइड सीक्वेंस देन यूजुअल, इससे क्या क्या सिंड्रोम होते हैं वो आप लोग नोट करेंगे। अब ध्यान दीजिए, इस पूरे चार्ट में सबसे पहले तो आपको क्या समझना है, म्यूटेशन को समझना है। म्यूटेशन क्या है, जेनेटिक मटेरियल में कोई भी चेंज हो रहा है, चाहे वो क्रोमोसोम में चेंज आ रहे हैं या वो नाइट्रोजनस में बेस पेयर में चेंज आ रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी जो चेंज होता है उसे हम कहते हैं म्यूटेशन। ठीक है, म्यूटेशन क्या होता है, यहाँ पर किस वजह से होते हैं, किस रीजन से होता है, आपने कहा सारे रीजन हो सकते हैं, बायोलॉजिकल हो सकते हैं, केमिकल रीजन इसके हो सकते हैं। कितने टाइप के होते हैं ये आपसे पूछा जाता है। तो आपने कहा कि अगर हम बेस पेयर की बात करें तो सब्सटीट्यूशन हो रहा है, इंसर्शन हो रहा है, डिलीशन हो रहा है। अगर क्रोमोसोम की बात करें तो इन्वर्जन है, डिलीशन है, डुप्लीकेशन है, ट्रांसलोकेशन है। ठीक है, इनसे अगर ये सारी चीजें होती हैं तो इनसे कौन सी डिजीज हो सकती हैं, ये इंपॉर्टेंट है, मस्ट है, ये आपको याद रखना है। तो ये जो चीज है, क्योंकि थ्योरेटिकल चीजें हैं, इसे आप पढ़ करके समझ सकते हैं, इसीलिए आपको ये क्या करनी है, घर से पढ़ करके लानी है, अच्छे से समझनी है चीजों को। हमने सारे जो टाइप है वो यहाँ पर डिस्कस किए हैं। अब इन टाइप्स के आपको एग्जाम्पल ध्यान में रखने हैं और आपको देखना है कि क्या यहाँ पर हुआ होगा। एक बार आप लोग जो टेबल है उसे क्या कर लेंगे, चलिए तो नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है, ये आप लोग सारी चीजें पढ़ लेंगे एक बार। ठीक है, सारी जो टेबल है इसे आप, चलिए अब इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर मेंडेलियन डिसऑर्डर की। जो मेंडेलियन विकार होते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर से क्या मतलब है, सिंपल सी बात है, मेंडल ने किसकी बात की थी, जेनेटिक की बात की थी, जेनेटिक यानी कि आपके जेनेटिक मटेरियल की बात की थी। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स क्या होंगे, वो डिसऑर्डर, वो विकार, वो डिजीज या वो प्रॉब्लम जो कि हमारे जेनेटिक मटेरियल से रिलेटेड होंगे। क्योंकि जेनेटिक मटेरियल से अगर कोई डिजीज रिलेटेड है, इट मीन्स कि वो क्या होंगी, फिर वो इनहेरिट होंगी, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो पास होती हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है, नेक्स्ट जनरेशन में पास होगा। तो उस जेनेटिक मटेरियल में उस डिजीज के लिए जो भी जीन प्रेजेंट होंगे, जो भी जीन रिस्पॉन्सिबल होंगे, वो भी क्या होते हैं, आगे पास होते हैं। ठीक है, तो मेंडेलियन डिसऑर्डर सबसे पहले तो ये समझिए कि ये क्या होंगे, आपके जेनेटिक मटेरियल से रिलेटेड होते हैं और नेक्स्ट जनरेशन में पास होते हैं। पढ़ लेते हैं, आपने कहा जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। दो प्रकार के होते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो आपने कहा आनुवंशिक विकार को दो श्रेणियों में बांटा गया है, मेंडेलियन विकार एंड क्रोमोसोमल विकार।
अब मेंडेलियन जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें कौन आते हैं? मेंडेलियन डिसऑर्डर आर दोज दैट आर कॉज्ड ड्यू टू द म्यूटेशन और अ अल्टरेशन इन अ सिंगल जीन। आपने कहा मेंडेलियन विकार में वे होते हैं जो एक जीन में परिवर्तन या परिवर्तन के कारण बनते हैं, क्योंकि मेंडल ने जो मेनली बात की थी वो जीन की बात की थी। क्लियर है? तो हमने कहा कि जीन से रिलेटेड, जीन में म्यूटेशन हो रहा है, जीन में कोई भी चेंज आ रहा है, उसकी वजह से कोई डिजीज है, तो उसे आप क्या कहते हैं? मेंडेलियन डिसऑर्डर कहते हैं। The most common example of these diseases are hemophilia, sickle cell anemia, cystic fibrosis, color blindness, thalassemia, phenylketonuria, etc. अब इनके एग्जाम्पल आप लोग मस्ट है, इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार कर रही हूँ, आप लोगों को क्या करने हैं? ये नोट करने हैं। जितनी भी आपको डिजीजेस के नाम बता रखे हैं, तो मेंडेलियन डिसऑर्डर में क्या क्या आते हैं? क्या क्या है? हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, कलर ब्लाइंडनेस है, थैलीसीमिया है, फिनाइलकेटोन्यूरिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा द मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आर फाउंड टू बी आइदर डोमिनेंट और रिसेसिव। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कैसे होते हैं? या तो डोमिनेंट होंगे या रिसेसिव होंगे। इट मींस क्या होगा? देखिए, ध्यान दीजिए। फॉर एग्जाम्पल हीमोफीलिया की बात करते हैं। हीमोफीलिया को हम एच से डिनोट करते हैं। मैंने कहा हीमोफीलिया के लिए जो यहाँ पर जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो इस क्रोमोसोम पर भी है और इस क्रोमोसोम पर भी है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर? क्योंकि दोनों क्रोमोसोम पे पाए जा रहे हैं, तो हमने कहा ये जो डिजीज है वो डोमिनेंट होगी या रिसेसिव होगी, इस पर ये निर्भर करता है कि ये जो डिजीज है ये एक्सप्रेस होगी या नहीं होगी। क्योंकि अगर ये डोमिनेंट है तो आप समझ, अगर ये डोमिनेंट है तो आपने कहा कि सिर्फ एक ही क्रोमोसोम पर है, एक सिचुएशन ये है, एक सिचुएशन ये आती है। अब ध्यान दीजिए, हमने कहा कि अगर हमने कहा दोनों पर है तो आपको डिजीज देखने को मिलेगी, लेकिन सिर्फ एक ही क्रोमोसोम पे हीमोफीलिया के जो डिजीज के जीन है वो पाए जा रहे हैं, अगर तब भी ये खुद को एक्सप्रेस कर रहा है, इट मीन्स कि ये क्या होगा? डोमिनेंट डिजीज होगी। लेकिन हमने कहा सिर्फ एक ही क्रोमोसोम पर इसके क्या है? जीन पाए जा रहे हैं, और ये जो डिजीज है ये यहाँ पर एक्सप्रेस। अब आप समझिए, सबसे जो प्लस पॉइंट है, ज्यादातर जो डिजीज होती है वो रेसेसिव होती है, क्योंकि सोचिए अगर ये डोमिनेंट होती तो यहाँ पर क्या होता? फिर सर्वाइव करना मुश्किल होता। तो यहाँ पर आप क्या समझे कि जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होते हैं वो डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों प्रकार के हो सकते हैं। डोमिनेंट का मतलब आप समझ रहे हैं कि एक भी क्रोमोसोम पर अगर उस डिजीज के जीन है तो वो खुद को क्या करेगा? एक्सप्रेस करेगा, यानी कि आपको बीमारी देखने को मिलेगी। ये डोमिनेंट होता है। रेसेसिव का मतलब हमने कहा कि उस बीमारी को एक्सप्रेस होने के लिए उसके जीन दोनों क्रोमोसोम पर होने चाहिए, तभी वो खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा, अदरवाइज खुद को एक्सप्रेस नहीं करेगा। इंपॉर्टेंट लाइन है, इसीलिए आपको समझनी है। तो आपने कहा मेंडेलियन विकार या तो प्रभावी या अप्रभावी पाए जाते हैं। क्लियर है इतना? नेक्स्ट लाइन में क्या बोला गया है? द ट्रेट इज ऑल्सो फाउंड टू बी linked to sex chromosomes called sex linked disease such as hemophilia and color blindness। अब आपको क्या बोला गया है? ये लक्षण लिंग गुणसूत्रों से भी जुड़ा हुआ पाया जाता है, जिसे हम लिंग रोग कहते हैं, जैसे कि हीमोफीलिया का रंग एंड कलर ब्लाइंडनेस। अब ये जो विकार होते हैं जिसके आपको एग्जांपल दिए गए हैं, आपने कहा कि ये क्या होते हैं? जो हमारे दो प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं और सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो आपने कहा कि ये जो क्रोमोसोम होते हैं जो कि क्या होते हैं? लिंग निर्धारण के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इन्हीं पे पाए जाते हैं इन डिजीज के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और मोस्टली कैसे होते हैं? एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर होते हैं। जैसे कि हमने कहा हीमोफीलिया अगर हो रहा है, और हमने कहा हीमोफीलिया क्या है? एक्स लिंक्ड है। इट मीन्स कि मेल में सिर्फ एक ही क्रोमोसोम वो है एक्स क्रोमोसोम पर इसके क्या पाए जाएंगे? जीन पाए जाएंगे। लेकिन फीमेल की बात की जाए तो हमने कहा दोनों में पाए जा सकते, दोनों में से या तो एक में पाए जा रहे हैं या दोनों में पाया जा रहा है। तो हमने क्या कहा कि ये जो डिसऑर्डर्स होते हैं ये मोस्टली कैसे होते हैं? एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर होते हैं। चलिए, कुछ एग्जाम्पल आपके पास आते हैं यहाँ पर। मेंडेलियन डिसऑर्डर के सिकल सेल एनीमिया है, थैलीसीमिया है, फिनाइलकेटोन्यूरिया है, कलर ब्लाइंडनेस है एंड हीमोफीलिया। इन डिजीज से रिलेटेड आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन तो कम आते हैं कि बताइए मेंडेलियन डिसऑर्डर के कुछ एग्जाम्पल बताइए, ये तो कम आते हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आपके पास आती हैं कि बताइए कि थैलेसीमिया अगर किसी यहाँ पर कैरियर होते हैं, ठीक है, और अफेक्टेड होते हैं। कैरियर का मतलब होता है कि यहाँ पर जो उस डिजीज के लिए जो जीन है वो दोनों क्रोमोसोम पर पाए जा रहे हैं, ठीक है, जो अफेक्टेड होगा। और कैरियर का मतलब होता है कि दोनों जीन में से, दोनों क्रोमोसोम में से सिर्फ एक ही क्रोमोसोम पर उस डिजीज के जीन पाए जा रहे हैं। तो कुछ ऐसे ही आपके पास प्रॉब्लम आती है कि किसी अफेक्टेड पर्सन की शादी किसी कैरियर से हो जाती है, तो ऑफस्प्रिंग कैसे बनते हैं? या दोनों अफेक्टेड हैं या दोनों कैरियर हैं, तो क्या क्या आपके पास रिजल्ट आते हैं? तो ये प्रॉब्लम आपके पास आती है। इस टाइप की जो प्रॉब्लम है हम नेक्स्ट लेक्चर में से
करेंगे। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को पढ़ लेते हैं। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होते हैं? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर आर दोज दैट आर कॉज्ड ड्यू टू द एडिशन और लॉस ऑफ एबनॉर्मल अरेंजमेंट of one or more chromosomes. The addition or subtraction of chromosomes depend upon the improper segregation of chromosomes during the process of the cell cycle. This result in the condition called aneuploidy. For example, in Down syndrome's result, there is an addition of extra copy of chromosome 21. Similarly, in the case of Turner syndrome, there is also of an X chromosome in human females. The other condition is polyploidy, where the process of cytokinesis is absent after the telophase stage of the cell division, will lead to increase in the whole set of chromosome in an organism, which is often seen mostly in case of plants. अब देखिए क्रोमोसोमल जो गुणसूत्री विकार होते हैं उसमें सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या होगा, गुणसूत्रों में चेंज आएगा। ठीक है, गुणसूत्र में हमने कहा या तो गुणसूत्रों की जो संख्या है वो अधिक हो जा रही है या कम हो जा रही है। इसी बेसिस पे आपके पास दो एग्जांपल भी मिले हैं। हमने कहा क्रोमोसोमल विकार वे होते हैं जो एक या अधिक गुणसूत्र के जुड़ने या नष्ट या असामान्य व्यवस्था के कारण होते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। वहां पर हम जीन की बात कर रहे थे, जब मेंडेलियन डिसऑर्डर की बात कर रहे थे, यहाँ पर हम क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं। अब क्रोमोसोम और जीन में क्या डिफरेंस है, इतना पता होना चाहिए आपको, क्योंकि जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने 2 से 3 लेक्चर इसी बात पे लिए थे कि डीएनए क्या है, क्रोमोसोम क्या है, जीन्स यहाँ पर क्या होते हैं, एलील क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। नेक्स्ट हमने बोला गुणसूत्रों का जोड़ या घटाव कोशिका विभाजन चक्र की प्रक्रिया के दौरान क्रोमैटिड के अनुचित पृथक्करण पर निर्भर करता है। अब आपने सेल साइकिल पढ़ी होगी, तो सेल साइकिल में आप देखते हैं कि वहां पर डिवीजन चलता रहता है। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप एन्यूप्लॉइडी नामक स्थिति हो जाती है। ठीक है, एन्यूप्लॉइडी नामक स्थिति क्या होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम के परिणाम में क्रोमोसोम 21 जो होता है कि एक अतिरिक्त प्रतिलिपि जुड़ जाती है। जो क्रोमोसोम जो 21वां क्रोमोसोम होता है वहां पर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है। ठीक है, और जब एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है तो आपको क्या देखने को मिलता है, डाउन सिंड्रोम। ऐसे ही टर्नर सिंड्रोम होता है, इसमें क्या होता है, मानव महिलाओं में एक्स क्रोमोसोम का नुकसान हो जाता है, यानी कि डाउन सिंड्रोम में एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आया, टर्नर में एक जो क्रोमोसोम है वो कम हो गया। तो हम कह सकते हैं कि डाउन सिंड्रोम में 47 क्रोमोसोम की स्थिति आई होगी और टर्नर सिंड्रोम में 45 क्रोमोसोम की स्थिति आई होगी। ठीक है, आप समझ रहे हैं कि एडिशन हो रहा है और डिलीशन हो रहा है। तो नेक्स्ट हमने क्या बोला, दूसरी स्थिति पॉलीप्लॉइडी है, जहां कोशिका विभाजन के टेलोफेज चरण के बाद साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया अनुपस्थित होती है, जिससे जीव के गुणसूत्र के पूरे सेट में वृद्धि होती है, जो अक्सर पौधों के मामले में देखा जाता है। इसमें आपको एक साइटोकाइनेसिस वर्ड मिला है। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, हमने क्या बोला है, सिंपली कोई एक सेल है, एक सेल में क्या हुआ, एक न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस में डिवीजन हुआ और 1 से 2 न्यूक्लियस बन गए हैं, इसे कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। न्यूक्लियस में डिवीजन हुआ, अब जैसे जैसे न्यूक्लियस में डिवीजन हुआ साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो गया और इन्होंने एक सेपरेट सेल बना दी है, इसे कहते हैं क्या, साइटोकाइनेसिस। साइटोप्लाज्म में डिवीजन हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने बात की किसकी, जो डिसऑर्डर्स आते हैं। तो ये जो चैप्टर आपका आता है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से आपके पास जो 2 से 3 क्वेश्चन निश्चित रूप से बनते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे जो फिक्स होते हैं, जैसे कि जो मेंडल्स के जो यहाँ पे प्रिंसिपल आते हैं उनसे, या जो हमारे पास यहाँ पर मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट है उससे, म्यूटेशन से आपके पास आते हैं, और जो डिसऑर्डर होते हैं उनसे आपके पास क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से चैप्टर को समझना है। एक बार म्यूटेशन के जो टाइप है उन्हें अच्छे से समझिए। इसके अलावा हमारे पास एक टॉपिक रह जाता है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो यहाँ पर एग्जाम्पल है मेंडेलियन डिसऑर्डर के, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आपके पास आते हैं, प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन कैसे आएंगे, कैसे आप उन्हें सॉल्व करते हैं, तो इन्हें हम डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट यहाँ पर होता है। ठीक है, म्यूटेशन के बारे में एक बार आप लोग पढ़ करके आएंगे और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा हम इस प्रकार के प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आप लोग घर से भी एक बार ट्राई करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।